एक कंपनी थी ऑप्टो सर्किट, मैंने सब फंडामेंटल पढ़ा। वो मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाती थी, ठीक है। वो स्टॉक मैंने खरीदा, वो नीचे गिर रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया कंपनी है, वो और बाय कर लो। फिर नीचे गिरा, वो 2 रुपए पे स्टॉक आ गया। तो बट मैं समझ गया कि नितिन आपको इन्वेस्टिंग आती नहीं है, आप बस प्रिटेंड कर रहे हो। आयशर मोटर, सीरा सैनिटरी वेयर, इन सब में मैंने इन्वेस्ट करा। माइंट्री जो 30-40 गुना हो गई है, सुप्रीम इंडस्ट्री। तो वहां से मुझे लगा कि यार अब एक बेस बन रहा है। सब कुछ तब भी नहीं आता, आज भी नहीं आता सब कुछ। वहां से ट्रैक चेंज हो गया और उस 30 लाख को 1 करोड़ कर दिया 2015 में। 2017, 18, 19 में अगर आप देखोगे, मिड कैप और स्मॉल कैप का बैंड बच गया था। और वो उसमें तो मैं भी डर गया था, यार ये हो क्या रहा है। मैं तो अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिसर्च कराया, सब कुछ फ्रेमवर्क बना दिए, फिर क्या ये 21 दिन में डबल वाला कुछ हो सकता है? मैं नहीं मानता। ये एक संघर्ष है, नॉलेज है, पेशेंस है। संघर्ष क्यों है? मार्केट गिरेगा, उठेगा, आपको बने रहना है। मेरा ये मानना है, कोई अच्छा इन्वेस्टर है और द वे इंडिया इज गोइंग, तो 20% का वो बना सकता है अगर वो अच्छा इन्वेस्टर और वो बेटर है मार्केट में। एफएनओ में पैसा बनता है। मेरे हिसाब से एफएनओ में काम करना और एक दिल का ऑपरेशन करना एक बराबर का काम है। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं जिनका मार्केट में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो और आपको वो अपनी जर्नी से, अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से कुछ सिखा पाएँ और आप उनको अपने जीवन में अपना पाएँ। तो आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ है नितिन कुमार गोयल सर, जिनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट में और काफ़ी उन्होंने कंट्री ट्रैवल की हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा कॉर्पस भी बनाया है। और साथ में वो 43 ईयर की एज में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, रिटायर ले चुके हैं और पैसिवली इनकम रन कर रहे हैं भी। तो पूछते हैं सर से सर की जर्नी। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। आपकी जर्नी काफ़ी, मतलब अगर अभी किसी ने कवर नहीं की है, हम कवर कर रहे हैं पहली बार। और मैं आपसे सिंपल ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है और आपने 43 ईयर की एज में जो रिटायरमेंट लिया है, उसके जो बीच की जो जर्नी रही है आपकी, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जर्नी इंटरेस्टिंग रही है, कहीं कहीं पेनफुल रही है, कहीं कहीं बहुत मज़ेदार रही है। तो और इसमें बहुत रोल मेरी सैलरी का रहा जब मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ। फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या होता है, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियली फ्री क्या है ना, और कैसे होते हैं, कितना पैसा चाहिए, बहुत सारे सवाल जब मेरे दिमाग में आते थे जब मैं 29 साल का था। जब पहली बार मैं अमेरिका गया तो वही ना, अपनी ख्वाहिशें, लैपटॉप खरीदना है, स्कॉच लेनी है, राइट, देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। तो फिर मुझे लगा नहीं, यार प्लान करना चाहिए। तो मैंने अपने टारगेट्स बनाए। मैं ये प्लान कर लेता था कि यार इससे इतना पैसा कमाना है, ये नहीं पता होता था कैसे कमाना है, राइट, उसको कैसे एलोकेट करना है। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो प्लानिंग का बहुत रोल रहा, क्योंकि जब गोल आपके सामने होता है ना, आप गोल की तरफ देखते हैं। तो मैंने ये, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन इन्फोसिस और मैं कॉर्पोरेट लीडर करता रहा। बट 2009 में जब मैं अमेरिका गया, मैंने पहली बार किताब पढ़ी वन अप वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा, यार नितिन, ये किताब तेरे लिए है। दिस इज समथिंग आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग। मुझे लगा यार ये चीज़ पढ़ी तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं टेकी हूँ, बट मैं टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्यार करता हूँ इक्विटी रिसर्च से। तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि फाइनेंशियल फ्रीडम करने के बाद अपनी कंपनी बनाएंगे, है ना। बट कंपनी, उस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं फाइनेंशियल फ्री कैसे हुआ, मैं बोलूँगा कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए मैंने सेव करा पहली बार, अच्छी अपनी सैलरी इंक्रीज करता रहा। हम डिटेल में जाएंगे, बट सैलरी इंक्रीज करता रहा, सेव करता रहा, और जो पैसा सेव करा है उसको वाइजली इंडियन मार्केट में, इंडिया की अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करा। और 40% फाइनेंशियल फ्रीडम का क्रेडिट मैं देता हूँ अपनी सैलरी को, और 60% देता हूँ अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज को या इन्वेस्टिंग इनकम। ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करा। तो एक आपने किस्सा भी बताया था, अभी बात कर रहे थे कि आप जब अमेरिका गए थे तो उस टाइम पे आपके जो अकाउंट में पैसे थे वो 44 रुपीज थे, आई थिंक। हाँ, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग तो और उसकी जर्नी आपने, मतलब एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। तो देखिए, जब मैं
अमेरिका गया उससे पहले मैं पुणे में था। तो जैसे हर आदमी यंगस्टर होता है कि यार थोड़ा मस्ती कर ली, मूवी देख ली, है ना, बाइक का भी खर्चा होता था, थोड़ा पैसा घर भी भेजना पड़ता था, तो बचता नहीं था कुछ। स्पाइट बीइंग इन अ गुड जॉब, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बचता नहीं था, खर्चा हो जाता था। तो जैसे आपने बताया, जब मैं जिस दिन अमेरिका जा रहा था, मेरा मैनेजर बोलता है मंडे को कि वेडनेसडे को अमेरिका जाना है। और मेरे अकाउंट में 44-45 रुपये थे। महीने का आखिरी चल रहा था, 28 फरवरी 27 फरवरी ऐसे चल रहा था कुछ। तो मैंने पैसे उधार लिए लोग से 20,000 रुपये अटैची खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। तो फिर मैं अमेरिका गया। तो वहाँ पहुँचने के बाद कुछ ऐसा क्लियर नहीं था कि क्या करना है, बट जैसे मैंने बताया, किसी आदमी ने मुझे एक बुक गिफ्ट कर दी, वन ऑफ वॉल स्ट्रीट, है ना, वो पढ़ी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ी। वो 2 पढ़ के मुझे क्लैरिटी आई कि यार मैं ये जॉब कब तक करूँगा, करना भी चाहिए। तो मैंने अपने गोल्स बनाए, है ना। वो जब गोल बनाए, मैंने पहली बार, तो ये 2009 की जर्नी है जब मेरे अकाउंट में 44 रुपये थे। 2014 में मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ गए थे। मैंने 44 रुपये से 1 करोड़ रुपये कमा लिया था। मतलब जो ये 5 साल का आपका पीरियड रहा है जिसमें आपने जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही था अकाउंट, और उससे 1 करोड़ तक का आपने सेव किया। बिल्कुल बिल्कुल सेव करा और इन्वेस्ट करा। क्योंकि देखिए, मैं जब अमेरिका में था तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। मैंने क्या करा, मैं टेकी हूँ, मैंने वर्ल्ड की सारी कंपनीज का डाटा, इंडिया की सारी कंपनीज का डाटा डाला। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि यार पीटर लिंच साहब बोलते थे, जो उस बुक के ऑथर हैं, कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बट अच्छी कंपनी पता कैसे चलेगी? 5 शेयर कंपनी है, अच्छी कंपनी कैसे पता चलेगी? तो मैंने सॉफ्टवेयर लिखे कि जो इंडिया का सारी कंपनीज का डाटा लिखता था, वो उसको समझता था, फिर मुझे 15-20 कंपनी या 50 कंपनी बताते थे, तो उनमें पैसा लगाता था। तो मैं जब ये करता था, मेरा 2008 से 10 में ही 30 लाख का पोर्टफोलियो हो गया था। ओके, हाँ, है ना। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, है ना। हनंग टॉयज, आपको ये स्टॉक्स थे, हनंग टॉयज, ब्लूडेंट टेक्नोसर्व, सीरिया फार्मास्यूटिकल्स, इनमें मैं बहुत पैसा बनाया। बट मैंने देखा ये अचानक से गिरने लगे, और मेरे पास कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था कि वो क्यों गिर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यार डाउ थ्योरी के कंसेप्ट होता है, वहां पे अपना काटना पड़ता। मैंने काट दिया, तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल गया। बट उसमें हो क्या रहा था, वहां पे ऑपरेटर्स मैनिपुलेट कर रहे थे। तो मैं जल्दी समझ गया कि वो गेम में गड़बड़ है। बट मैं ये समझ गया कि यार मुझे इन्वेस्टिंग आती नहीं है। मुझे लगता है मुझे आती है, बट मुझे आती नहीं है, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये ऑपरेटर का गेम है। और ये जो मार्केट में जितने भी लोग आते हैं ना, उनका यही होता है, 1-2 बार पैसा लगाएंगे, एक स्टॉक चल जाएगा या फिर कोई पोजीशन बनाई वो चल जाएगी, फिर वो सोचेंगे कि मुझे तो आता है, मुझे जरूरत है ही नहीं किसी की भी। और यहीं पे वो फंस जाते हैं। और ऑपरेटर या फिर जो मैनिपुलेटर होते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप ये गलतियां बार बार दोहराएं, क्योंकि उनका पैसा वहां से वहां से बनता है। राइट, आप उनके लिए एक सप्लाई हो इसलिए पैसा नहीं बना पाते। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी ऑप्टो सर्किट, मैंने सब फंडामेंटल पढ़ा। वो मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाती थी, ठीक है। वो स्टॉक मैंने खरीदा, वो नीचे गिर रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया कंपनी है, वो और बाय कर लो। फिर नीचे गिरा, वो 2 रुपये पे स्टॉक आ गया। तो मैंने ऐसी गलतियां भी करी हैं। तो बट मैं समझ गया कि नितिन, आपको इन्वेस्टिंग आती नहीं है, आप बस प्रिटेंड कर रहे हो। तो फिर मैंने बहुत डीप सीखा, बहुत सारी किताबें, जितनी भी वैल्यूएशन की किताब हो सकती हैं, टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस, काफ़ी करी। 2012 में लाइफ में चेंज आया। मैं अमेरिका से जर्मनी चला गया था। मैं एक जर्मनी के गांव में काम करता था, हर्ज़ोगनारा, जहाँ एडिडास का हेडक्वार्टर था। एडिडास में काम करता था। वहाँ मैं 9 to 5 जॉब करता था, और 1 घंटा मुझे वापस वहाँ से अपने घर आने में लगता था। तो नई शादी भी हुई थी, तो 8 बजे तक मैं अपना खाना वाना खा के 8 से 1 बजे तक मैं अपनी कोडिंग करता था, पढ़ता था। तो मैंने 2012 में प्लेटफॉर्म बनाया था जो डीप रिसर्च करता था। पहले मैं हवा में खेल रहा था, उससे बहुत हेल्प मिली। आयशर मोटर, सीरा सैनिटरी वेयर, जिसमें केडिया साहब ने इन्वेस्ट करा था, इन सब में मैंने इन्वेस्ट करा। माइंट्री, जो अब 30-40 गुना हो गई है, सुप्रीम इंडस्ट्री। तो वहां से मुझे लगा कि यार अब एक बेस बन रहा है। सब कुछ तब भी नहीं आता, आज भी नहीं आता सब कुछ, बट एक मुझे अब लगा हाँ यार अब मुझे कुछ आता है। तो वहां से ट्रैक चेंज हो गया, और उस 30 लाख को 1 करोड़ कर दिया 2015 में।
तो ये रहा 2015 तक की। हाँ। अच्छा, ऐसे कौन से 5 क्राइटेरिया होते हैं या 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कोई भी स्टॉक हमें चेक करना हो, मैनुअली चेक करना है कि भाई ये अगर मैं इसको ये क्राइटेरिया में फिट हो रहा है तो मैं इसको ले सकता हूँ, वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं ताकि मैं एक अच्छी कंपनी ढूंढ पाऊँ खुद से भी, अगर मुझे रिसर्च करने में इंटरेस्ट है तो? बहुत बढ़िया, इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं। एक मेरी फेवरेट किताब है 100 बैगर्स, जिसमें 1960 से 1990 के बीच में 365 कंपनी इंडिया अमेरिका में 100 गुना हुई है। तो वो किताब को मैंने पूरा पढ़ा, फिर वो इंडिया के डाटा पे जब मैंने सुपर इम्पोज करा तो आपको पता है बहुत ताज्जुब होगा कि 5-6 पैरामीटर ही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या पैरामीटर है? कंसिस्टेंसी इन सेल्स। कोई कंपनी अगर ईयर दर ईयर कंसिस्टेंसी इन सेल दिखा रही है, दूसरा कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट मार्जिन्स, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सेल करी जा रही प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। तीसरा कैश फ्लो, आपने रेवेन्यू कर दिया, प्रॉफिट दिखा दिया सब कुछ, पर आपके पास पैसा आया ही नहीं है, रिसीवेबल्स में पैसा पड़ा है, पैसा आया कहाँ? तो कैश फ्लो है ना। चौथा मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसका मतलब ये भी होता है मैनेजमेंट क्वालिटी। क्या वो जो लोग टॉप पे बैठे हैं, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हो? क्या वो एथिकल बिजनेसमैन है ना। और पांचवा ऑब्वियसली बिजनेस मोड, क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है ना। कुछ तो बात अलग होनी चाहिए, जैसे टाइटन थी। हाँ। उन्होंने एक एथिकल बिजनेस दिखाया गोल्ड में बहुत, आपको भी पता हेरा फेरी होती है, आज भी होती थी, पहले भी होती है। उन्होंने कहा यार ट्रांसपेरेंसी, आओ गोल्ड चेक करो इतना कैरेट का है ना, वो ट्रांसपेरेंसी लाए। तो बिजनेस में क्या मोड है, यही मेन फैक्टर्स होते हैं। आज से 50 साल पहले भी यही थे, आज भी हैं, आज से कुछ साल बाद भी यही रहेंगे। तो सर, जब आपने ये इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की, जब स्टार्ट की तब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और अभी आपके पास कितना अमाउंट है? अच्छा, देखिए जब स्टार्ट करा था तो आपको पता है 44 रुपए थे, बट अमेरिका में जब गया तो सैलरी अच्छी थी, है ना। तो करीब जो फर्स्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने डीमैट में ट्रांसफर की होगी, हाँ, वो कितने से स्टार्ट की थी और अभी करंट में आप कितना होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि एक लोग सोचते हैं कि एक स्टॉक मार्केट ना ऐसे होती है कि आप आओगे और पैसा जल्दी जल्दी बनाने स्टार्ट करोगे, आप महीने में डबल करोगे, 2-3 महीने में आप उसको कई करोड़, लाख से करोड़ कर लोगे, तो वो चीजें सपने दिखाए जाते हैं। बट एक ये टाइम पीरियड होता है, एक समय लेता है ये बड़ा होने में। एक पेड़ को, एक बीज को उगाने से लेके बड़ा होने तक का, उसको फल देने तक का टाइम लगता है। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट जर्नी भी होती है। तो वो आपकी जर्नी क्या है कि मैंने 2009 से स्टार्ट किया था, इतने अमाउंट से स्टार्ट किया, तो और अभी मैं इतने कॉर्पोरेट्स पे बैठा हूँ। देखिए ये बहुत पर्सनल सवाल है, बट आपने पूछा है तो मैं इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ विद इन लिमिट्स। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास बहुत कम पैसा था 2009 में, बहुत प्रैक्टिकल था कि सैलरी थी, घर पे भी भेजना पड़ता था, कुछ लोन्स भी थे, हर मिडिल क्लास आदमी की यही बात थी, राइट। बट मैं सीखता गया, है ना, इन्वेस्ट करता गया। तो 2010-11 में जैसे मैं बताया 30 लाख का पोर्टफोलियो हो गया था, 2015 में 1 करोड़ का हो गया था। उसके बाद क्या हुआ ना, चलता रहा। 2017, 18, 19 में अगर आप देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप का बैंड बज गया था, और वो उसमें तो मैं भी डर गया था यार, ये हो क्या रहा है। मैं तो अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिसर्च कराया, सब कुछ फ्रेमवर्क बना दिए, फेल हो रहा है। बट मैं टिका रहा। गजब पता है क्या हुआ, ये जो कोविड आया ना, इसने तो सब कुछ नाइट्रो बूस्ट कर दिया। मान लो मेरे पास कुछ पैसा था, मान लो मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए थे, राइट, 2020 में। कोविड ने क्या करा ना, ये जो एक रश आया इकोनॉमी में और मिड कैप स्पेस में आया, स्मॉल कैप में, तो मैंने अपना पैसा 2020 से 2024 तक 4 गुना कर दिया। नेटवर्थ मतलब अगर 2.5 करोड़ थे उसको 10 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये एक जर्नी है, बट इसमें मैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितना कर दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये एक दिन में आ जाएगा, क्या ये 1 महीने में आ जाएगा, क्या ये 21 दिन में डबल वाला कुछ हो सकता है। मैं नहीं मानता हूँ, राइट। ये एक संघर्ष है, नॉलेज है, पेशेंस है। संघर्ष क्यों है? मार्केट गिरेगा, उठेगा, आपको बने रहना है ना। नॉलेज क्यों है? कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब निकलना है। पेशेंस, ऑब्वियसली आपको अपना गोल पता है, बट गोल क्या कल अचीव हो जाएगा? नहीं होगा, तो टाइम लगता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यार बने रहो, गोल क्लियर रखो, इन्वेस्ट करते रहो,
और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी चल रही है ना, अगर कोई आदमी चलता रहे तो 20% का कैगर निकाल सकते हैं। अच्छे इन्वेस्टर 20% का कैगर निकाल सकते हैं। मेरा लकी रहा हूं मैं, है ना, मैं बहुत लकी रहा हूं। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत हेल्प करी है मेरे सॉफ्टवेयर बनाने में। मेरा एक दोस्त यूएस में रहता है, हम दोनों मिलकर बनाया। हम लोगों का कैगर 29.6 है पिछले 11 साल में। मतलब एवरेज जो रहा एवरेज है ना, वो 11 साल का 29.6 का कैगर। वॉरेन बफेट का भी आई थिंक 19% का, 18 to 19% है। हाँ देखिए, वो उनका कैगर एक्चुअली शुरू के साल में ज्यादा होगा। देखिए वॉरेन बफेट 100 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो पे 12-14% भी बहुत ज्यादा होता है। राइट। 19%, क्योंकि वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हिल जाती है, इकोनॉमी हिल जाती है, राइट। तो उस पे अगर कोई 12% लेके आ रहा है, उस पे वो 19 ला रहे हैं, तो इट्स लाइक गॉड, है ना। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम लोग बहुत छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, कुछ करोड़ में करते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मेरा ये मानना है, कोई अच्छा इन्वेस्टर है और द वे इंडिया इज गोइंग, तो 20% का वो बना सकता है अगर वो अच्छा इन्वेस्टर और वो बेटर है मार्केट में। तो ये कंसिस्टेंट मेंटेन करते रहे, टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहे, टाइम टू टाइम अपना जो पोर्टफोलियो उसको ग्रो भी करते रहे, और अच्छी कंपनी में पैसा लगाए, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टीसीएस में पैसा पिछले 3 साल में पैसा नहीं बना टीसीएस में, बनाया नहीं टीसीएस ने, जीरो रिटर्न है, माइनस में ही है, माइनस में। बट छोटी छोटी कंपनी है नीचे, के सॉल्व्स है, रेड गेन है, उन्होंने बहुत पैसा बना लिया क्योंकि ऊपर ग्रोथ ही नहीं है। 3-4% से वो ग्रो कर रही है ना। और तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अच्छी कंपनी तो है बट रनवे ऑफ ग्रोथ है कि नहीं है। तो सर अब बात करेंगे उन लोगों की, जैसे अभी मार्केट में आप भी देखते होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, बिगिनर आते हैं मार्केट में, आते ही सार क्या काम करेंगे, इक्विटी नहीं देखेंगे, म्यूचुअल फंड नहीं देखेंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे। उनको ये नहीं पता एफडी में क्यों करना चाहिए, फिक्स इंस्ट्रूमेंट क्यों में क्यों जाना चाहिए, बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो कुछ नहीं पता उनको। वो आएंगे सीधा एफएनओ में कूद जाएंगे। किस में कूद जाएंगे? एफएनओ में कूद जाएंगे। ओहो, ओके, ठीक है। और ये सोचेंगे ये तो जल्दी हो जाएगा काम। आप बात कर रहे हो 13 साल में 1 करोड़ बनेंगे। आप अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न और कंसिस्टेंट डालते हो पैसा उसमें मार्केट में। बट बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मेरे पास 10,000 रुपये, अब देखो इसको जल्दी जल्दी करता हूँ, और इसको शॉर्टकट निकालते हैं उसका तरीका है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग ये भी हैं, बिटकॉइन में भी जाते हैं, क्रिप्टो में भी जाते हैं, बट बिना नॉलेज के जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भगवान बचाए उन लोगों को। देखिए एफएनओ में पैसा बनता है, राइट। एक हार्ट सर्जन कई सालों को मेहनत करने के बाद, पढ़ने के बाद उस लेवल का काम कर सकता है। मेरे हिसाब से एफएनओ में काम करना और एक दिल का ऑपरेशन करना एक बराबर का काम है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत न्यूएंसेस हैं। स्टॉक प्राइस कैसे चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर आप लड़ाई में जा रहे हो, है ना, और पिचकारी लेके चले जा रहे हो, आपने बताया बंदा आ रहा है, उसे कुछ नॉलेज नहीं है, तो पिचकारी लेके जा रहा है लड़ाई में, क्या होगा भैया? देखो, अगर एफएनओ में पैसा कमाना है, एटलीस्ट स्पेंड 3-4 years इन लर्निंग दिस आर्ट। ऐसा नहीं है कि आप, तो आपको समझना पड़ेगा उसके रिस्क कितना है। और एफएनओ में कंसिस्टेंट इनकम की कोई गारंटी नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से 2-3% लोग जो भी एफएनओ में डील करते हैं, 2-3% ही लोग पैसा कमा पाते हैं, बाकी % लोग नहीं कमा पाते हैं। तो क्या आपका इंटेलिजेंस लेवल टॉप 2% में है इंडिया में? क्या आप इतना मेहनत कर सकते हैं? देखिए, मैं एक विडम्बना बताऊं, लोग 9 to 5 या 10 to 7 जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, साथ में उनका मोबाइल चला हुआ है, एफएनओ कर रहे हैं। ना तो वो जॉब पे काम कर पा रहे हैं, ना उधर फोकस कर पा रहे हैं, ना उधर फोकस कर पा रहे हैं। आप सोचो, आप जॉब में काम कर रहे हैं, उधर आपका ट्रेड लगा हुआ है, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा। इट्स अ रेसिप फेलियर। ना तो वहाँ फोकस कर रहे हो, ना वहाँ फोकस कर रहे हो। अगर आपको एफएनओ करना है तो एक डिटर्मिनेशन लीजिए कि हाँ, अगले 3 साल में उसको पढ़ूंगा ठीक से, है ना, और ट्राई करूंगा और बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा, तो कर सकते हो। उससे आसान क्या हो सकता है, उससे बेटर रिजल्ट क्या हो सकता है, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट योर मनी इन गुड कंपनीज इन इंडिया? राइट। कुछ लोगों ने टाइटन में इन्वेस्ट करा है, वो 2002 से 2024 में 2000 गुना हो गया है, राइट। बहुत सारी कंपनीज, 140 कंपनी 100 गुना हुई है इंडिया में पिछले 20 साल में। वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, ताकि आप अपनी जॉब पे फोकस कर लो, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार, एक जगह एक टाइम पे एक ही पे फोकस करिए। तो जैसे अभी देखो, सभी लोग देख रहे हैं कि मार्केट सितंबर से गिरे जा रही है,
ठीक है, उठी भी थी पर फिर भी उसी लेवल को, उसी के आसपास घूम रही है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ये 1-2 साल मार्केट ऐसे ही रहने वाली है। तो इस टाइम पे इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्या उनको एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर अपनी पोजीशंस को बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? ये बहुत ही, इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो वैल्यूएशन का ध्यान में रखें। लार्ज कैप ठीक ठाक वैल्यूड है, मिड कैप दिसंबर में ओवर वैल्यूड था। लेट्स अंडरस्टैंड, 40 की पी पे आपका मिड कैप चल रहा है, स्मॉल कैप चाहिए, आपका लार्ज कैप 25 पे चल रहा है। इतने हाई वैल्यूएशन पे कैसे रह सकता है? तो धड़ाम से गिरा, 30% करेक्शन आ गया है। देखिए, वापस आते हैं, क्या चीज चेंज नहीं होगी? ये सब चलता रहेगा, मार्केट गिरना, टर्म का ट्रैफिक, टैरिफ, ये सब चलता रहेगा। क्या चेंज नहीं होने का? चेंज नहीं होता कि अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो समझकर और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो। अब मार्केट गिर रहा है, गिरने दो उसको। आपने अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, आपने देख लिया भाई इस टाइम इसका राइट वैल्यूएशन है, अब यहाँ पैसा लगा दो। जहाँ बहुत ऊपर है वहाँ मत खरीदो, जैसे जैसे राइट वैल्यूएशन खरीदते हो, सिंपल है, भी आप पैसा बना लोगे। और ज़्यादा परेशान नहीं होने का कि मार्केट गिर गया है, अब क्या करूँ? भाई गिरेगा वो। इफ़ यू कैन नॉट बियर 30% डाउन, यू शुड नॉट बी इन द मार्केट। इतना तो गिरता है मार्केट। तो सर, आपने एक डिसीजन लिया था, आपकी जो सैलरी थी 1.5 करोड़ रुपए थी, तो 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ने के बाद में आपने एक कंपनी स्टार्ट की, इक्विटी रिसर्च। तो उसमें जब आप आए तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? मतलब एक बोल्ड डिसीजन होता है कि आप 1 करोड़ का इतना बड़ा पैकेज छोड़ के और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। देखिए, ये डिसीजन बहुत सालों का प्रिपरेशन था। ये डिसीजन बहुत सालों की सोची समझी एक प्लानिंग थी, है ना। मुश्किल होता है, मुझे भी आपको मैं मतलब बहुत डर लगा था यार कि इतना अच्छा सैलरी आ रहा है ना। बट ये प्लानिंग थी। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है फिर? अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है, अगर मैं 43 की एज में बोल रहा हूँ मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, उसका मतलब ये है ना कि मैं आज के जो मेरे खर्चे हैं और जो मेरे फ्यूचर के मंथली खर्चे हैं वो मीट हो रहे हैं। और जो मेरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है अपनी फैमिली की तरफ, भाई बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, जो भी नीड्स हैं उनको मैं कर पाऊंगा। तो जब ये आप अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो फाइनेंशियल फ्री होते हैं। कभी तो ये डिसीजन लेना ही है ना। हाँ, कभी तो लेना पड़ेगा, है ना। तो वो जब पैसा हो गया तो मुझे लगा कि अब मैं जॉब में काम करूँ ना करूँ, राइट, फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, एक चीज बताओ, इंडिया में ना आजकल बहुत वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूएस कल्चर। बहुत कम्पिटिटिवनेस हो गया है, बहुत टॉक्सिसिटी हो गया है। एज यू मूव अप द लैडर, आपको लगता है मैं डायरेक्टर बन गया, वीपी बन गया, मैं भी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग था, बट बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है कल्चर में। तो क्या अगले आपके जेब में पैसा है, क्या आप वो झेलना चाहते हो रोज? राइट, नहीं झेलना, कोई भी नहीं झेलना चाहेगा। हाँ, तो मुझे लगा कि यार इनफ, अब मेरे पास एक पैसा है, मेरा पैशन इक्विटी रिसर्च है। तो मुझे 2009 में मैंने डिसाइड कर लिया था मैं अपनी इक्विटी रिसर्च की, आई विल डू समथिंग इन इक्विटी रिसर्च। कंपनी बनाऊंगा ये नहीं पता, पर मुझे ये पता था कि इक्विटी रिसर्च में काम करना है, तो प्रिपरेशन था। उसके बाद मुझे लगा मुझे इसमें फील्ड में काम करना चाहता हूँ। तो सर, आपने जो कंपनी स्टार्ट की, सीहो रिसर्च के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की, उसके पीछे स्टार्ट करने का क्या कारण है, क्या स्टोरी रही? आपने बताया भी था मुझे बट मैं ऑन कैमरा आपसे पूछना चाहूँगा वो। देखिए, स्टोरी कंपनी, जैसे मैंने बताया, मेरे को ये पता था कि मुझे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी रिसर्च करनी है, मुझे अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, डीप रिसर्च करनी है। बट एज सच कंपनी बनाने का प्लान नहीं था। वो आइडिया क्लिक करता है, वो आइडिया कहाँ से आया, कहाँ आपने रिसर्च की, क्या किया? हाँ, तो हुआ क्या कि मैं, देखिए, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ, रानीखेत, मुक्तेश्वर, नैनीताल, है ना। तो ऐसे में घूम रहा था, 10-15 दिन मैं सोलो ट्रैवल पे था। मैंने देखा लोगों को वहाँ पे कि कुछ लोग हैं 60-70 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं। एक शिकन थी सबके चेहरे पे पैसे को लेकर। उत्तराखंड की भी बात है, यूपी की, सबकी जगह बात है कि यार आदमी 20-30 साल काम कर रहा है, 50 साल काम कर रहा है, जेब में इतना पैसा नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो पहला सवाल ये आता है कि यार आदमी ठीक है। दूसरा सवाल क्या आता है? पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर कुछ हुआ तो। हाँ, तो क्या ये इतना मुश्किल है? क्या एक आदमी जो 20 साल काम कर रहा है उसके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि वो आराम से कहे अच्छा यार ठीक है मैं देख लूंगा, मैं बच्चों की एजुकेशन कर लूंगा,
तो मुझे ये लगा, मेरा देखो प्लान ये था कि मैं रानीखेत जाऊँगा, मेरा और अपने दोस्त का एक पैसा, जैसे बोले प्रॉप डेस्क, हम अपना पैसा मैनेज करेंगे, हम किसी के से कोई कंपनी वम्पनी खोलने का प्लान नहीं था। बट जब ये देखा यार कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, पर्सनल फाइनेंस इंडिया में सिखाया नहीं जाता, लोग 20-30 साल काम कर रहे हैं तब भी पैसा नहीं बन रहा, तो मैंने बोला कि यार क्यों ना एक छोटा सा अटेम्प्ट करा जाए, है ना, लोगों को हेल्प करा जाए कि लोग स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग कर सकें, थोड़ा टाइम लगाकर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आई डोंट वांट टू मेक देम इक्विटी रिसर्च एक्सपर्ट, क्योंकि उन पर टाइम नहीं है। कब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग ट्रस्ट के साथ स्ट्रेस फ्री रहकर पैसा बना सकें, बहुत कम टाइम लगाकर, है ना, ये विजन था। अगर हम 1-2 लोगों की लाइफ भी चेंज कर पाएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये विजन था कंपनी खोलने का। इंडिया में लोगों को पर्सनल फाइनेंस सिखाया नहीं जाता, क्या हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं? एक मिडिल क्लास आदमी कहे हाँ यार ठीक है, पैसा कमा रहा हूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, कुछ साल बाद कॉन्फिडेंटली आराम से जीऊँगा, ये है। ओके। और आप जो सिखाते हैं ये भी सिखाते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें मैनेज कराते हैं, ठीक है। तो एक आदमी को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक आदमी को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है, उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना क्यों है ना। अगर उसके पास वो बहुत पर्सनल जवाब है। किसी को क्रिकेट खेलना होता है, किसी को पहाड़ों पे रह के एक सेकंड होम बनाना है, किसी को पेंटिंग करनी है, वट एवर इट इज, किसी को राइटिंग करना है, राइट। तो फाइनेंशियली फ्री होना क्यों है? वंस यू हैव एस्टेब्लिश्ड दैट, है ना, उसके बाद बहुत सिंपल है। आज आपके पास मान लो खर्चा है 50,000 महीने का, 1 लाख रुपए का, है ना, तो साल का 6 लाख रुपए हो गया। वो 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, करीब 2 करोड़ रुपए हो गया, है ना। वो 2 करोड़ रुपए आपके पास हैं, ये 2 करोड़ रुपए आपको इंश्योर करेंगे कि आपकी मंथली नीड्स पूरी हो जाए। बट क्या यहाँ कहानी खत्म हो जाती है? नहीं। बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, घर है, कार है, तो ये सारे फैक्टर्स को आप एक डब्बे में डाल के कि भाई कार कितने की है, घर कितने का है, बच्चों की पढ़ाई में कितना लगेगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मान लो आज की तारीख में लेट्स टेक एग्जांपल, एक आदमी 50,000 कमाता है ना, खर्च करता है, राइट, है ना, तो 6 लाख रुपए साल के, 6 × 30, 2 करोड़ रुपए उसके पास है कैश फ्लो के लिए। अब उसको घर चाहिए, मान लो 60-70 लाख का एक 2 BHK आ जाता है। बच्चों के एजुकेशन में मान लो उसको 20-30 लाख रुपए लगाना है, शादी में तो उसके, और कार, राइट, उसके पास 1.5-2 करोड़ रुपए और हैं, तो 3.5 से 4 करोड़ रुपए उसके पास अगर हैं, है ना, 3 करोड़ हैं तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, 4 करोड़ होगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। इतना पैसा है तो फाइनेंशियली फ्री है वो। अगर उसका खर्चा 50,000 है, खर्चा ज्यादा है, तो देखिए आप पूरा क्वेश्चन, आप ये नहीं बोल सकते मेरा खर्चा 20 लाख रुपए साल का है और मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, फाइनेंशियली फ्री नहीं, आप नहीं हो फाइनेंशियली। सिंपल है। तो सर जो आपकी सीहो रिसर्च है, कंपनी का नाम सीहो रिसर्च है बट प्रोडक्ट का नाम इन्वेस्ट विधि है आपका, तो उस इन्वेस्ट विधि का आप हमारे यूजर को क्या देना चाहेंगे? मतलब हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका, तो उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं? आपने मतलब एज ए फ्री अभी वो क्या क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं? अगर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चेक करनी है, गोल चेक करना है, मुझे अभी मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो कैसे वेल्थ चेक करूँ मैं अपनी, तो वो सारी चीज़ें कैसे चेक कर पाए, ये आप बता दीजिए। देखिए किसी भी फाइनेंस जर्नी में प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, एक गोल बनाना। तो आप इन्वेस्ट, जो हमारे यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने गोल बना सकते हैं। जैसे मैं 25 साल का हूँ, मेरी सैलरी 6 लाख रुपए साल है, मैं कितने साल में अपनी सैलरी रिप्लेस कर पाऊंगा? अब जाइए खट, 1 मिनट में आपको पता चल, फ्री में होगा, फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर्ड कर लीजिए और चेक कीजिए कि आपका गोल क्या है और आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं फ्री में जाके। दूसरा, मैं 50 साल का हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, क्या वो सफिशिएंट है? और अगर सफिशिएंट है तो कहाँ कहाँ पैसा लगाऊं ताकि वो पैसा चलता रहे, ये कर सकते हो। तीसरा, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, कितना पैसा चाहिए और वो कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, ये सब आप कर सकते हो। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, फ्री ऑफ चार्ज, नो कॉस्ट। बट ये एक एजुकेशन के लिए है, राइट, वो कर सकते हैं इसको।
आपने बात की थी कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी इन्वेस्टिंग के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, तो ऐसी 5 बुक्स जो हर एक बिगिनर को या फिर जो मार्केट में आना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर फाइनेंशियली कुछ भी करना चाहता है, उसको पढ़नी चाहिए। बहुत 5 किताबें अगर सेलेक्ट करनी है तो चलिए ठीक है। देखिए कुछ किताबें दिल के बहुत करीब हैं, जैसे नेपोलियन हिल्स साहब की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने बात करी है डिजायर को, कि कुछ भी बड़ा करने से पहले एक डिजायर जरूरी है। उस डिजायर को कैसे आप बनाएं और कैसे एग्जीक्यूट करें। ब्यूटीफुल बुक। दूसरी एक किताब है द बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। उस किताब में इतना ब्यूटीफुली समझाया गया है कि जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मैं बैंक में क्लर्क हूँ, मैं क्या करूँ। देखो ये रोज एक संघर्ष होता है। आर्टिस्ट आदमी है, पेंटिंग करना, बैंक में क्लर्क है। उसमें उसने ब्यूटीफुली बताया कि उसकी क्या माइंडसेट होता है, वो किससे गुजरता है, राइट, उसे क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया किताब है। तीसरी किताब मैं कहूँगा एक बहुत प्रैक्टिकल किताब है, जैसे यूएस की कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, बट एक बहुत प्रैक्टिकल किताब है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। बहुत अच्छी किताब है। चौथी किताब जो मेरी फेवरेट है इन्वेस्टिंग के ऊपर, आप कोई भी किताब पढ़ लो, बट एक किताब ऐसी है इन्वेस्टिंग के ऊपर, वन ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। उस किताब में सब कुछ है, अब वो कर लो, अमेजिंग किताब है ना। और 5वीं किताब में बोलूँगा हाउ टू डिसाइड। देखिए लाइफ में का आप तब कभी भी बड़ा तब कर पाते हैं जब यू हैव अ एबिलिटी टू डिसाइड। बट आप कैसे डिसाइड करोगे कुछ, कौन सी कार खरीदनी है, मेरे पास पैसा है, घर खरीदूं या रेंट पे रह लूं, मेरे पास पैसा है, क्या ईएमआई क्लोज कर दूं या इन्वेस्ट कर दूं, 5 लड़कियां किससे शादी करूं। खैर वो तो दिल से होता है, बट फिर भी हाउ डू यू डिसाइड। सो देयर इज अ बुक बाय एनी ड्यूक, उस किताब का नाम है थिंकिंग इन बेट्स। इट्स अ वेरी गुड बुक ऑन हाउ टू डिसाइड। ये किताबें बहुत दिल के करीब हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आप चाहते हैं कि हम सर को फिर से इनवाइट करें, आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें और फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और इन्वेस्ट विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर करो और चेक करो कि अभी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो आपको एक जर्नी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।